हेलो दोस्तों, सरस्वती एकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज। आज हम आगामी परीक्षा जो भी हमारी आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी, स्पेशल मैं कहूँगा कि एएलपी जो आपका अभी नवंबर में होने वाला है और टैक, इन दोनों एग्ज़ामों को आधारित बनाकर हम ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं थ्योरेटिकल आपको कंप्लीट कराऊँगा। इसका लेक्चर 1 है आज। और हमारे टॉपिक का नाम है पदार्थ के गुण एवं वर्गीकरण। इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करके खत्म करेंगे। एक में पढ़ेंगे हम इनऑर्गेनिक और एक में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक। ठीक है ना? आज हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साइंस में आपको इतना पोर्शन करा दिया जाए कि आपको इससे अलावा कुछ ना पढ़ना पड़े। आज माफ़ी चाहेंगे, क्लास के लिए थोड़ी सी समस्या थी, इसीलिए ये क्लास आज 8:30 बजे स्टार्ट करनी पड़ रही है हमें। मेरी कोशिश है कि डेली आपको मैं 8 बजे क्लास करा दूं। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जो है बता दीजिए इस क्लास के बारे में। जितना मुझे आपने ऑफलाइन प्यार दिया है, एक बार ज़रा ऑनलाइन भी इसी तरह से अपना जो है प्यार दिखाइए और सरस्वती एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। इस बार रेलवे एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। दोस्तों, ये भर्ती ऐसी है कि आपको 5 साल में एक बार दर्शन देती है। इसीलिए जितने भी आपके पार्टी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितना भी XYZ है, उनको साइड में रखते हुए अपनी आगामी परीक्षा में लग जाइए। और इस वैकेंसी को बिल्कुल भी, इस वैकेंसी से चूकना नहीं है आपको। ठीक है जी? तो आइए ज़रा अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है इसका पदार्थ एवं गुण, उसको स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा-सा हम जान लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। पहला हम थोड़ा-सा जान लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं इसमें थ्योरेटिकल ही पढ़ाऊँगा, इसीलिए थोड़ा-सा अच्छी तरह से लेके चलेंगे कि थ्योरेटिकल में तो लगभग मैं आपको सभी कुछ ही कंप्लीट करा के चलता रहूँगा। माफ़ी चाहेंगे, आज थोड़ी जो है तबीयत खराब है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम केमिस्ट्री को देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है, ये आई कहाँ से है? केमिस्ट्री आई कहाँ से है? तो अगर हम केमिस्ट्री की उत्पत्ति की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की उत्पत्ति की बात करें, तो इसकी उत्पत्ति मिस्र में, कहाँ दोस्तों? मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है कैमी, एक मिट्टी पाई जाती है कैमी। तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है वो मिस्र में पाई जाने वाली कैमी नामक मिट्टी से हुई है। कैमी नामक मिट्टी से हुई है। बाद में हमने इसको क्या नाम दे दिया गया? केमिस्ट्री। बाद में हमने इसको क्या नाम दे दिया गया? केमिस्ट्री। इसमें अध्ययन किस चीज़ का करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ के संघटन, संरचना और गुण, संगठन, संरचना और गुण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों? अगली बात कि रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं, रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो रसायन विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान का जो जनक है, उसका नाम है लेवोज़ियर। क्या नाम है दोस्तों? लेवोज़ियर। तो यहाँ से हमने 2-3 फैक्ट्स क्लियर करे। सबसे पहले केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र में पाई जाने वाली कैमी मिट्टी से। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थ का संगठन, संरचना एवं गुण। और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोज़ियर को। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना जो है पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा पदार्थ के गुण। टॉपिक का नाम है हमारा पदार्थ के गुण और इसका जो पहला पॉइंट है वो है द्रव्य।
पहले जरा देखते हैं द्रव्य यानी कि पदार्थ, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सर मैटर। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान है, प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान है और वह स्थान घेरती है। प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान है और वह स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ। हर वह वस्तु जो जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है क्या कहलाता है सर? पदार्थ। क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन होती हैं मूल अवस्थाएं। तीन क्या होती हैं? मूल अवस्था। तीन होती है मूल अवस्था और दो होती है अन्य अवस्था। दो होती हैं अन्य अवस्था। तो वर्तमान में अगर हम कहें कि वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं में इनका क्या-क्या नाम है? ठोस, द्रव और भैया गैस। आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो द्रव और गैस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? तरल अवस्था। तरल उसको कहते हैं जिसके अंदर बहने का गुण होता है। बहने का गुण होता है। तो द्रव और गैस दोनों के अंदर बहने का गुण होता है, इसीलिए इनको तरल कहा जाता है। दो अन्य अवस्था में नाम क्या-क्या आता है? पहला हम पढ़ेंगे इसमें प्लाज्मा और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे बोस-आइंस्टीन। ठीक है? तो पदार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु जो द्रव्यमान के जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। 3 मूल अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस और 2 अन्य अवस्थाएं हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन। आइए जरा स्टार्ट करते हैं मूल अवस्थाएं के बारे में। हम पहले देखेंगे मूल अवस्था। मूल अवस्थाओं में हम देखते हैं जरा पहले मूल अवस्थाओं में हम पहले देखते हैं ठोस। मूल अवस्थाओं में हम जरा पहले देखते हैं ठोस। ठोस, फिर हम बात करेंगे द्रव की, फिर हम बात करेंगे गैस की। जो ठोस अवस्था होती है, जो ठोस अवस्था होती है उसमें आपको याद रखना इसका आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव का जो आयतन होता है, द्रव में जो आयतन होता है, द्रव में जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है। द्रव में जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, इसमें याद रखना है। गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। आकार और आयतन निश्चित होता है किसमें? ठोस में। आयतन तो निश्चित होता है, जैसे पानी होता है। पानी का आयतन 5 लीटर हो सकता है, 6 लीटर हो सकता है, 10 लीटर हो सकता है, आयतन निश्चित है। लेकिन अगर आप पानी को जिस आकृति में डालोगे, गिलास में डालोगे, गिलास की आकृति ले लेगा और किसी जैसे हम टब में डालेंगे तो टब की आकृति ले लेगा। तो दोनों का आकार तो अनिश्चित होता है, आयतन जो आपका होता है निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आपको इसमें क्या याद रखना? एक तो याद रखना है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल
क्या होता है? अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अंतराण्विक बल और घनत्व और ससंजक बल। ससंजक बल का मतलब होता है समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अंतराण्विक बल, घनत्व और ससंजक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो सबसे अधिक अंतराण्विक बल, घनत्व और ससंजक बल जो होता है, ससंजक बल, वो ठोस में होता है और सबसे कम होता है गैस में। वही अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की और विसरण की, बात अगर हम गतिज ऊर्जा की या विसरण की करते हैं, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? गैस में। फिर उससे कम होती है द्रव में, उससे कम होती है भैया ठोस में। तो दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं। अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में, सबसे कम गैस में। और जो गतिज ऊर्जा विसरण दर होती है सबसे अधिक किस में होती है? गैस में, सबसे कम होती है ठोस में। क्लियर भाई? आइए अगली बात करते हैं। जो चौथी अवस्था है उसको हम कहते हैं सर प्लाज्मा। उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या होता है ये? पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसे कहते हैं पदार्थ की आयनित अवस्था। इसी को कहते हैं पदार्थ की आयनित अवस्था। यह अधिकतम तापमान लगभग कितना? अप्रोक्स 20,000 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है। और ऐसा तापमान कहाँ होता है? ऐसा तापमान होता है नाभिकीय संलयन, जो तारों की ऊर्जा का सोर्स होता है। और कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर। तो आपको याद रखना है चौथी अवस्था के बारे में। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की आयनित अवस्था है, और अधिकतम तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पाई जाती है। लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये पाई जाती है। और ऐसा तापमान पृथ्वी पर नाभिकीय रिएक्टर में हम कृत्रिम रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी तारों में जो ऊर्जा सोर्स होता है वो किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है नाभिकीय संलयन? जब दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, बहुत सारी एनर्जी पास होती है। ठीक है ना? तो नाभिकीय संलयन में नाभिकीय रिएक्टर में होता है। पदार्थ की आयनित अवस्था, अधिकतम तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। आइए पांचवी अवस्था की बात करते हैं। पांचवी अवस्था का नाम होता है बोस आइंस्टीन। पांचवी अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टीन। पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन। क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है और यह निम्न तापमान पर पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या याद रखना है? सत्येंद्र नाथ बोस। इसकी खोज कब की थी? 1920 में। तो बोस आइंस्टीन जो होते हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था है? पांचवी अवस्था। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। और जो प्लाज्मा होती है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, जो बोस आइंस्टीन है वो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, निम्न तापमान पर पाई जाती है। इसकी खोज किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में। अगली बात को देखते हैं। हमने पदार्थ की अवस्थाएं कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है और एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी समस्या आ रही है। अब हेडिंग समझते हैं। पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन। तो पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है
भौतिक परिवर्तन जो होता है एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ए अभिकारक बी में बदल जाएगा और बी वापस ए में बदल जाएगा। जैसे जो बर्फ होता है वो जल में बदल जाता है, जल जो होता है वो जम के बर्फ में बदल जाता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, दोहरा परिवर्तन है। ये क्रिया दोनों तरफ चल रही है। ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है। तो अभिकारक जो होता है वो उत्पाद में बदल जाता है, उत्पाद अभिकारक में। तो दोनों तरफ से चल रही है क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? ए जो अभिकारक है वो बी उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन बी उत्पाद अभिकारक ए में नहीं बदलेगा। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? स्थायी परिवर्तन। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में नंबर एक हमें याद रखना है। नंबर एक, CO2 से सूखी बर्फ का बनना। CO2 से सूखी बर्फ का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। अच्छा दोस्तों, मोमबत्ती पिघलेगी तो क्या बन जाएगा? मोम। और अगर मोमबत्ती को आप स्टोर करेंगे, जमाएंगे, तो वापस क्या बन जाएगी? मोमबत्ती। तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे रेत का पानी में घुलना, या पहले समझिए तार का गर्म होना। तार का गर्म होना, तार जब गर्म होगा तो जब तार गर्म होगा तो भैया ठंडा भी हो जाएगा। तो तार गर्म भी हो रहा है, फिर ठंडा भी हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, रेत का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और एक लास्ट में याद रखना है, अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन। क्या चीजें हमने पढ़ी? हमने देखा CO2 से सूखी बर्फ का बनना, मोमबत्ती का पिघलना, तार का गर्म होना, रेत का पानी में घुलना और अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन। ये 2022 की परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान इंपॉर्टेंट है। अम्लीय जल का वैद्युत अपघटन अभी समझाऊंगा क्या होता है, किस तरह से होता है। कुछ भौतिक परिवर्तन को अलग से समझ लेते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन को अलग से समझ लेते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन को अलग से समझ लेते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसे कि एक ठोस है, जैसे बर्फ होता है, बर्फ बर्फ ठोस होता है, और यहां हम लिख देते हैं द्रव। द्रव में क्या आ जाएगा? जल। और यहां लीजिएगा गैस। गैस में क्या ले लेंगे हम? वाष्प। वाष्प हमने ले लिया, वाष्प। तो जब हम ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव ठोस में बदल जाएगा, बर्फ जल में बदल जाएगा, जल बर्फ में बदल जाएगा। किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलनांक। क्या कहलाता है दोस्तों? गलनांक। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। ये रेड नहीं ठीक है, जरा इसको चेंज करते हैं और ब्लैक से समझते हैं, या रेड ले लेते हैं। अच्छा, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। इंग्लिश में कहें तो मेल्टिंग, इंग्लिश में कहें तो मेल्टिंग। और द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? वाष्पीकरण। इसको कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, PORATION, इवेपोरेशन। तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, और बिना द्रव में बदले किसी ठोस का गैस में बदलना, ठोस का बिना द्रव में बदले गैस में बदलना क्या कहलाता है? उध्रुपातन, उध्रुपातन। इंग्लिश में कहें तो सब्लिमिशन, सब्लिमिशन। इंग्लिश में कहें तो सब्लिमिशन इसको कहते हैं।
सब्लिमेशन। उदरपादन के आपको एग्जाम्पल याद रखने डायरेक्ट। एक तो कपूर, एक याद रखना है नौसादार। नौसादार क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। एक याद रखना आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। एक याद रखना नेफ्थेलीन, नेफ्थेलीन। ये सब याद रखने उध्रपातन के उदाहरण होते हैं। ठोस का द्रव में बदलना गलनांक, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, ठोस का बिना द्रव में बदले गैस में बदलना क्या कहलाता है? उध्रपातन। फिर किसी गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन, संघनन। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और इसी संघनन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? बादलों का निर्माण। इसी संघनन क्रिया के दौरान बादलों का निर्माण होता है। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हिमांक यानी कि मेल्टिंग, मेल्टिंग। और किसी गैस का बिना द्रव में बदले गैस में बदलना, गैस का बिना द्रव में बदले किसी ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। क्या कहलाता है दोस्तों? डिपोजिशन। ये पूरा चार्ट अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें जो जो नाम आए हैं उनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्या है? उध्रुपातन, वाष्पीकरण, फिर आया गलनांक, संघनन, हिमांक, निक्षेपण। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? भौतिक परिवर्तन के। ठीक है ना। आइए अब रासायनिक परिवर्तन को देख लेते हैं जरा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी परिवर्तन। ए का बी में बदल जाता है, बी ए में नहीं बदलता। इसे अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो इसका नंबर एक एग्जाम्पल जो दिखाई देगा, जैसे मक्खन का खट्टा होना, जैसे मक्खन का खट्टा होना। जैसे मक्खन का खट्टा होना। मक्खन एक बार खट्टा हो जाए तो सही तो नहीं हो सकता। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अच्छा, मोमबत्ती का जो पिघलना होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक। लेकिन जो जल गई एक बार वो वापस थोड़ी सही हो जाएगी। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक होता है, मोमबत्ती का जलना जो होता है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का पचना, खाने का पचना, खाने का सड़ना, लकड़ी ईंधन का जलना, लकड़ी व ईंधन का जलना, लकड़ी व ईंधन का जलना, दूध से दही का निर्माण, दूध से दही का निर्माण। तो मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी व ईंधन का जलना, दूध से दही। ये सब स्थायी परिवर्तन है। यानी कि ए का बी में तो ए से बी तो बन जाएगा लेकिन बी से वापस ए नहीं बचेगा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने आपके दोनों क्लियर कर दिए। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं और इसी के साथ समझ लेते हैं कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है? लोहे पर जो जंग लगने का कारण है वो है रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन है ये? रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार जो लोहा खराब हो जाए जंग लग के वो वापस ठीक नहीं हो सकता। और कैसी क्रिया है सर ये? याद रखना, यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें उपस्थिति जो होती है ना, उपस्थिति जो होती है वो किस किस की होती है? नमी यानी कि H2O और O2। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है क्रिया वो सभी के सभी क्या होते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होते हैं। इसमें क्या होता है? लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो उसकी आयु होती है, आयु वो घट जाती है, वो घट जाती है। उपाय क्या है? उपाय क्या है? जिंक की परत को चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना। यानी कि अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या इसी को कहते हैं हिंदी में जस्तीकरण, इसी को कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है जी। आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। आई होप कि क्लास समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सर शेयर वगैरह कर दीजिए दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो आने वाले समय में ज़रा हम और ज़रा इसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी मैं धीरे-धीरे जो है आपके जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको लगभग हर तरह से
और सेपरेट तरीके से हल करा दूं। ठीक है भाई, आइए पदार्थ का वर्गीकरण समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं तत्वों को। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व। एलिमेंट यानी कि तत्व क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे जिसे अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। जिसे अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है। तत्व जो होता है वो किसी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। और जितने मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, जितने आपको मैं फैक्ट्स करवाऊंगा, इन सब का एक ही आधार है, वो है PYQ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ PYQ को ध्यान में रखते ही पढ़ाता हूँ। जितना आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है और जितनी बातें एग्जाम में की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हमें 2-3 फैक्ट्स याद रखने हैं। तत्व समझ में आ गया। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। ये क्या होता है? पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। एक बात हमें पता होनी चाहिए, भूपर्पटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट पर उपस्थित तत्व के बारे में देख लेते हैं। एक देखते हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर होता है Fe, फिर होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है सोडियम। ठीक है, उसके बाद होता है सोडियम। आइए जरा इस चार्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व का जो नाम है वो ऑक्सीजन है। अगर तत्व पूछा जाता है तो ऑक्सीजन लगाएंगे आप। दूसरा, सबसे अधिक मात्रा में जो अधातु होते हैं, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में अधातु भी यही है, और भैया तत्व भी यही है, और अधातु भी यही है। सिलिकॉन के बारे में कहा जाता है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित उपधातु। सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित उपधातु कौन से? सिलिकॉन। और सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित धातु का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछता है सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, तो ऑक्सीजन है, अधातु भी ऑक्सीजन है, उपधातु क्या है? सिलिकॉन, और धातु में किसका नाम आता है? एल्यूमिनियम। धातु में नाम आता है दोस्तों एल्यूमिनियम। अगली बात समझते हैं यौगिक। यानी कि यौगिक को। यौगिक मीन्स कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों को समान अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण। यौगिक क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण जो होता है वो यौगिक होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, 3 परमाणु का मेल हो रहा है इसमें। ये क्या है? एक यौगिक है। आइए अगली बात को समझते हैं। जो यौगिक होता है, या इसके पहले हम अपनी बात को क्लियर कर लेते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं अणु को और समझ लेते हैं परमाणु को। परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। दोनों बातें याद रखनी है। सूक्ष्मतम कण होता है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण
जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। दोबारा सुनिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह लेगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या कहलाता है? अणु। परमाणु, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु। सूक्ष्मतम कण अणु के बारे में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। क्या है सर? परमाणु। अब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि इसके ऊपर उपस्थित है आवेश। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता दोस्तों? इसको समझेंगे आप। जैसे H पॉजिटिव है या H निगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव वाला रखोगे आप, ये निगेटिव से आकर्षित हो जाएगा, नेगेटिव वाला रखोगे तो ये पॉजिटिव से आकर्षित हो जाएगा, तो इसलिए स्वतंत्र अवस्था में तो रह नहीं सकता। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है क्योंकि इसके ऊपर उपस्थित होता है आवेश, और जिनके ऊपर उपस्थित आवेश है, जो धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, जो आयन होते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यही परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। ये क्या होता है? अणु। जैसे Cl2 हो गया, जैसे N2 हो गया, जैसे O2 हो गया। इन पर आवेश कितना होता है? शून्य। इन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? शून्य। इसीलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु, क्योंकि इस पर आवेश होता है शून्य, ना लेने की टेंशन ना देने की टेंशन। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है। तो जो अणु होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जो परमाणु होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है भाई, अगली बात समझते हैं। अगली बात को समझते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और लेते हैं। अणु, जैसे कि अभी हमने वहां पे समझ लिया परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। हमारे टॉपिक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अणु होता है वो कितने प्रकार का होता है? अणु भैया दो प्रकार का होता है। एक होता है समअणु, और एक होता है विषम अणु। एक होता है समअणु और एक होता है विषम अणु। जो सम अणु होता है वो समान परमाणु से मिलकर बनता है, समान परमाणु से बनता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे O2 का निर्माण किससे हुआ है? ऑक्सीजन के दो समान परमाणु से। जैसे N2, जैसे Cl2 समान परमाणु से बनता है, समअणु है। और विषम अणु जो विषम परमाणु से बनता है, विषम परमाणु से बनता है। जैसे H2O, H2O जो होता है दो परमाणु से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब यहाँ हमने H2O की बात कर ली है तो जरा H2O के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, 2-3 फैक्ट्स फटाफट। तो जो हमारा H2O होता है, जल क्या है सर? एक यौगिक है। जल क्या होता है? एक यौगिक होता है। अगर इसके हम परमाणु के अनुपात की बात करें, तो हाइड्रोजन के आपको यहाँ कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं? 2। और ऑक्सीजन का है 1। तो परमाणु का अनुपात कितना होता है? 2:1। अगर हम बात करें भार का अनुपात, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन के? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16। भार का अनुपात कितना होता है? 1:8। भार का अनुपात होता है 1:8। ठीक है। बात करें अगर इसके परमाणु भार की, तो परमाणु भार कितना होता है जल का? 18। और भारी जल का कितना होता है? 20। भारी जल का कितना होता है दोस्तों? 20।
भारी जल का होता है 20। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अपने कुछ पीवाईक्यू को देखते हैं। एक छोटी सी हेडिंग है परमाणुकता। परमाणुकता, परमाणुकता क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। अणु के निर्माण में, अणु के निर्माण में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले परमाणु की जो संख्या होती है, अणु के निर्माण में प्रयोग होने वाले जो परमाणु होते हैं वो परमाणुकता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक अणु को बनने में कितने परमाणु यूज हुए हैं? 2, तो उसकी परमाणुकता कितनी होगी? 2। जैसे H2O है, H2O है, H2O में कितने परमाणु लग रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, कितने परमाणु हो जाएंगे इसमें? 3। इसकी परमाणुकता हो जाएगी 3। जैसे P4 है, P4 क्या होता है? फास्फोरस का एक अणु। फास्फोरस के एक अणु में फास्फोरस के एक अणु की परमाणुकता कितनी होती है? 4, क्योंकि फास्फोरस का एक अणु बनने में 4 परमाणु यूज होते हैं। जैसे सल्फर होता है, सल्फर का एक अणु होता है S8, सल्फर का अणु होता है S8, इसके एक अणु को बनने में कितने परमाणु यूज हुए हैं? 8। समझ में आ रही बात? जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका एक अणु बनने में, इसका एक अणु बनने में कितने परमाणु यूज हुए हैं? 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। 12 6 18, 4 6 और 24। ठीक है, तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु है? 2। जल में कितने हैं? 3। 2 और 1 3। फास्फोरस में 4, सल्फर में कितने? 8, और जैसे ग्लूकोज में है कितने? 24। तो इसे क्या कहेंगे? परमाणुकता। तो अणु 2 प्रकार के होते हैं, समअणु और विषम अणु। विषम अणु समान परमाणु से बनता है समअणु, जैसे ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर बना है, नाइट्रोजन 2 परमाणु से मिलकर बना है, क्लोरीन 2 परमाणु से मिलकर बना है, समान अणुओं से। विषम परमाणु जिसका निर्माण विषम परमाणु से होता है, जैसे कि H2O, जल एक क्या है? विषम अणु है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु यूज हो रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन भी यूज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी यूज हो रहा है। परमाणुकता एक अणु बनने में जितने परमाणु यूज होते हैं, जितने परमाणु यूज होते हैं, जितने परमाणु यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसकी परमाणुकता, यानी कि एटोमिटी। जैसे ऑक्सीजन का एक अणु बनने में ऑक्सीजन के 2 परमाणु लगे हैं, जल का एक अणु बनने में जल के 3 अणु लगे हैं, फास्फोरस का एक अणु बनने में फास्फोरस के 4 परमाणु लगे हैं, और सल्फर का एक अणु बनने में सल्फर के 8 अणु लगे हैं। वहीं ग्लूकोज का एक अणु बनने में 24 परमाणु यूज हुए हैं। आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई हो। अगर थ्योरी समझ में आई है तो आइए जरा फटाफट जाए हम इसका पीवाई को समझ लेते हैं। पीवाई को आपके सामने, जरा फटाफट मुझे आंसर करते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, किन अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? मैंने बताया था सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है, उससे कम किस में होता है? द्रव में होता है, उससे कम किस में होता है? गैस में होता है। अगर आकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा। सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होगा, और सबसे कम क्या होगा? किस में होगा? सबसे कम किस में होगा भैया? गैस में होगा। लेकिन अगर हम बात करें विसरण दर की, अगर हम बात करें विसरण की और गतिज ऊर्जा की, बात करें विसरण की और गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा या विसरण जो होती है वो सबसे अधिक किस में होती है? गैस में, क्योंकि गैस की विसरण दर सबसे ज्यादा होती है, तेजी से फैलती है। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूज हो जाना, यानी कि फैल जाना। गतिज ऊर्जा मतलब कणों की गति, सबसे अधिक गैसों में, उससे कम होती है द्रव में, और उससे कम होती है भैया ठोस में। तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। अगला प्रश्न, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? तो इसका आंसर कितनी है? 5। 3 मूल अवस्थाएं बताई, जिसमें हमने आपको बताया था ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। 2 नई अवस्थाएं खोजी गई हैं, जैसे एक बताई मैंने प्लाज्मा, और एक बताई थी आपको क्या बताई थी? बोस आइंस्टीन। मैंने बताया था जो प्लाज्मा है वो आयनित अवस्था है, और भैया कहाँ पाई जाती है? सूर्य में, जैसे नाभिक के संलयन में, लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाई जाती है। जबकि बोस आइंस्टीन जो होती है वो 5वीं अवस्था है, वो निम्न तापमान पर पाई जाती है। इसकी खोज किसने की थी? एस एन बोस में, अगर याद हो आपको। कब की थी? 1920 में, 1920 में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, विसरण सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? अभी मैंने बताया विसरण दर सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में। मैं विसरण कहूं या गतिज ऊर्जा कहें, विसरण कहें या गतिज ऊर्जा कहें,
तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैस में होती है, फिर द्रव में और फिर ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक गैस में, सबसे कम होती है ठोस में। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस, सबसे अधिक किस अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन एक भौतिक परिवर्तन होता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। और कैसे है वो बता देता हूँ। जैसे कोई भी अम्ल लीजिए H2SO4, H2SO4 को जब हम जल अपघटित करेंगे तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। तो वापस जब ये क्रिया H2SO4 से आयन बदल जाएगा और ये आयन वापस मिल जाएगा H2SO4। H2SO4 के बारे में पता होना चाहिए, एक सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, सबसे अच्छा विद्युत अपघट्य होता है। आपके घरों में जो बैटरी यूज होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कथन गलत है? ये सारे 2022 की परीक्षा के हैं प्रश्न है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, सही बात, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण है, ये कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। पदार्थ के कण परस्पर आकर्षित करते हैं, बिल्कुल आकर्षण बल होता है उनके बीच में। पदार्थ के कण कण के बीच रिक्त स्थान होता है, गलत। रिक्त स्थान किसके बीच में होता है? ठोस होता है ऐसे, अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। द्रव जो होता है उसमें अंतराण्विक बल थोड़ा सा ज्यादा, अंतराण्विक बल कम हो जाता है, और जो गैस होती है उसमें अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस का द्रव में बदलना भौतिक परिवर्तन है, द्रव का गैस में बदलना भौतिक परिवर्तन है, गैस का द्रव में बदलना भौतिक परिवर्तन। किण्वन, किण्वन का मतलब है वस्तुओं का सड़ना। एक समझ लीजिए, वस्तुओं का सड़ना, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस क्रिया को। वस्तुओं का सड़ना, जैसे खाने का पचना किण्वन क्रिया है। पदार्थों का सड़ना, जो किण्व होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके द्वारा किसी पदार्थ का सड़ना क्या कहलाता है? किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। ठीक है ना? तो किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। किण्वन क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अंडे का पकना, एक बार अंडा पक गया दोबारा थोड़ी सही हो जाएगा। केक का बेक बनना ये भी, केले का सड़ना ये भी, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ, इसमें आपको क्या बताना है? एक शुद्ध पदार्थ बताना है, बताइए जरा इसका आंसर। शुद्ध पदार्थ, चीनी का घोल, दूध, मेथेन, ये अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं, वायु क्या हो जाएगी? शुद्ध होती है। मेथेन जो होती है, मीथेन जो होती है एक शुद्ध पदार्थ होता है। चीनी का घोल अशुद्ध होता है, दूध अशुद्ध होता है और वायु शुद्ध होता है। जो मेथेन होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिश्रण प्रकृति में कैसे होते हैं? दोनों प्रकार के होते हैं, विषमांगी और समांगी। विषमांगी और समांगी मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। आइए जरा इनको देख लेते हैं। एक होता है भैया समांगी। क्या होता है समांगी? मिश्रण में प्रत्येक भाग के गुण, प्रत्येक भाग के गुण समान रहते हैं, मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और ये क्या होता है? मिश्रण में प्रत्येक तत्व के गुण समान नहीं होते, समान नहीं होते। अगर गुण समान है तो समांगी मिश्रण है, और गुण समान नहीं है तो विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे एक जरा ध्यान से सुनिएगा, चीनी लीजिए और उसको जल में डालिए, क्या बन जाएगा? शरबत। तो जो शरबत है उसमें चीनी भी मिल गई और जल भी मिल गया, लेकिन आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो चीनी और जल के जो गुण होंगे वो क्या हो जाएंगे? समान। तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? समांगी। चीनी के असर यहाँ पे विलय, जिसको घोला जाता है विलय, जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक। क्या कहलाता है? विलायक। विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। दुनिया का सबसे बड़ा विलायक क्या होता है? जल। विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन।
ठीक है ना, शरबत क्या होता है, विलयन का उदाहरण है। और अगर जैसे कंकड़ कंकड़ को पानी में डाल दीजिए तो किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार का मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी गुण है, क्योंकि तत्व के जो गुण होंगे वो समान नहीं होंगे, पृथक हो जाएंगे, कंकड़ अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर और एग्जाम्पल को समझना है, जरा मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझिए। जैसे आप मार्केट से एक कोका कोला की बोतल लाए, मार्केट से आप कोका कोला की बोतल लाए, कोका कोला लाए आप, कोक लाए, तो कोक में क्या क्या है, कोक में ग्लूकोज है यानी कि चीनी है, और क्या है इसमें, CO2 है। उच्च दाब पर क्या भर के रखते हैं, CO2 पे। जब आप इसे मार्केट से खरीद के लाए तो एक ऐसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें से आप CO2 को और चीनी को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर आप इसे हल्का सा हिला दो, अगर आप इसे हल्का सा हिला दो तो इसमें से सारी जो CO2 होगी वो बाहर निकल जाएगी, झाग के रूप में आ जाती है झाग। अंदर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ जल और चीनी। तो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण, वो अलग अलग हो जाएंगे। जब आपने उसको हिलाया नहीं और जो का तू रखा है, तो चीनी और हम CO2 को अलग अलग नहीं कर सकते, तो कैसे मिश्रण हो जाएगा, समांगी। हिला दीजिए, CO2 बाहर निकल जाएगी, क्या बचता है सर, पानी, और हम उसको पीते हैं और खुश होते हैं। तो याद होना चाहिए, इसमें क्या होता है, CO2 को उच्च दाब पर भरा जाता है और चीनी का मिश्रण होता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं, ये देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में निम्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से बर्फ का बनना, भौतिक परिवर्तन। तार का गर्म होना, भौतिक परिवर्तन। मक्खन का खट्टा होना, लोहे का चुंबकीयकरण, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो मक्खन का खट्टा होता है वो कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और आज का लास्ट प्रश्न, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक नहीं है, रासायनिक भौतिक दोनों नहीं है, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और कौन सी क्रिया होती है, जरा यहाँ याद दिलाइए, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में होती है, नमी और O2 की उपस्थिति में क्या होता है, इसका वजन बढ़ जाता है और आयु आयु क्या हो जाती है, घट जाती है। और इसको बचाने के लिए हम किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं, यानी कि गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आज का हमारा जो पहला लेक्चर था वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, क्लास अगर पसंद आ रही हो प्लीज़ सभी मिलकर सपोर्ट कीजिए। और अगर इसकी आप पूरी PDF चाहते हैं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का एक लिंक सेंड कर देता हूँ, उसमें आपको ये पूरी PDF प्राप्त हो जाएगी, पूरी PDF प्राप्त हो जाएगी। बाकी मैं धीरे-धीरे आपकी केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, या आपकी बायो होगी, सेपरेटली आपका जो मैथ है वो सारा लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को खूब दबा के सपोर्ट कीजिए, इसको ज़रा शेयर कीजिए। डेली आपकी क्लास 8 से 9 ही होगी। आज ये क्लास थोड़ी लेट है, उसके लिए जो है माफ़ी चाहेंगे। ठीक है भाई, और आज के लिए जो है इतना ही, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, लेक्चर 2 के साथ। ओके, धन्यवाद।